आज जो डिस्कशन आपको हम देंगे वो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें हम आपको फर्स्ट एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस एप्लीकेशन में क्या है आपको कि एक वायर होगा एक फाइनाइट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ दिखाएगा सी और डी, क्योंकि लंबाई निश्चित है 2 मीटर 4 मीटर वट एवर सो ये लंबाई दे रखी है और इसके द्वारा पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से ये जो सीडी वायर है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल आपका है वो आपका 90 डिग्री है और ये जो पी की जो डिस्टेंस है आपकी, पी की जो डिस्टेंस है वो हमने इसको आर मान लिया है, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने पी क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो ये जो वायर आपका सीडी था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये लोअर पार्ट होगा, ये आपका अपर पार्ट हो गया। तो जो लोअर पार्ट आपका है वो इस पॉइंट पी के कितना एंगल सबटेंड करता है उसको हमने फाई 1 से दिखा रखा है और जो अपर पार्ट है डी क्यू पार्ट, ये जो पॉइंट पी पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको मैंने फाई 2 से दिखा रखा है, ठीक है। जो लोअर पार्ट का एंगल होगा वो नेगेटिव होगा और अपर पार्ट का जो एंगल होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जो एंगल इधर का मेजरमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इस हिसाब से ये जो लोअर पार्ट है वो -5 में काउंट होगा और अपर पार्ट जो हमारा होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि बायो-सेवर्ट का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इस वायर में हम एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो हमने दिखाई है आई। जाहिर सी बात है कि जब हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, सॉरी एलिमेंट कंसीडर किया है और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी करंट यहां पर भी होगी। तो इस ईएफ पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, करंट एलिमेंट या धारा अवयव कहेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो धारा अवयव दिखाया है जिसकी लंबाई मैंने दिखाई है ईएफ, तो जो ई पार्ट है उसकी पॉइंट पी से डिस्टेंस मैंने एक्स ली है और एफ जो पार्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट हम एक्स के ही बराबर मानेंगे, क्योंकि जो ईएफ पार्ट ये बहुत छोटा है। फिर भी जो लेंथ में यानी एफपी और ईपी में जो डिफरेंस है उसको मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके दिखा दिया है कि वो डिफरेंस कितना है, एफ जी है केवल। अब क्या करना है आपको, ये जो ईएफ पार्ट है वो इस पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको दिखा रखा है मैंने डी फाई से। तो जो मैंने ये एंगल रिप्रेजेंट कर रखे हैं एक बार पहले इनको समझ लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला एंगल देख लीजिए कौन सा दिखाया मैंने यहाँ पे, सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू दैट इज फाई 1, एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू फाई 2। तो ये फाई 1 हो गया, ये आपका फाई 2 हो गया। और ये जो ईएफ स्मॉल पार्ट है जो पी पे एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मैंने डी फाई से नोट किया है। तो एंगल ई पी एफ, ई पी एफ दैट इज डी फाई। और फिर कौन सा देखना है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है जो पॉइंट पे सबटेंड करेगा उसको दिखाया मैंने ई एफ जी। सो एंगल ई एफ जी दैट इज थीटा। और जो ईपी जो डिस्टेंस है इसको मैंने एक्स दिखा रखा है। फिर देखिए एंगल ई पी क्यू, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, इसको मैंने दिखा दिया है ई पी क्यू इज इक्वल टू 5। ये रिप्रेजेंटेशन आप फिगर के बारे में पहले से ही दे देंगे, आप ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या है, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट दिया है और बायो-सेवर्ट का एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन यूज करना है उसका, तो हम इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा पहले हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अवयव ईएफ इज इक्वल टू डीएल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र
जब एलिमेंट हमारा छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई बायो सेवर्ट नियम से I अपॉन ये डिस्टेंस ले लिया आपको एक्स स्क्वायर इंटू dl और ये एंगल साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे हम रिमूव करते हैं dl साइन थीटा को, इसको समझना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल EFG की बात करते हैं। इन ट्रायंगल EFG देखिए ध्यान से यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मींस EG, ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज EF। EF इज व्हाट इज, दैट इज dl आई हैव टेकन, हमने EF क्या दिखाया है, dl दिखाया है। सो EG इज इक्वल टू dl साइन थीटा, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या है, इन ट्रायंगल EPG, इन ट्रायंगल EPG यहां पे दिखाएंगे तो साइन ऑफ d फाई इज इक्वल टू, यही परपेंडिकुलर पड़ेगा EG अपॉन हाइपोटेनस EP। So EG is equal to EP sin of d phi and EP is x, तो यहां पे हो जाएगा x sin d phi। अब चूंकि ये एंगल d phi जो है स्मॉल एलिमेंट के द्वारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये एंगल बहुत छोटा है, इस वजह से साइन में इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए हम sin d phi को अप्रोक्सीमेट d phi ही एज्यूम कर लेंगे। तो यहां लिख लीजिएगा साइन ऑफ d phi अप्रोक्सीमेट इक्वल टू d phi कैन बी टेकन। तो इस हिसाब से यू हैव EG इज इक्वल टू x ऑफ d phi, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है तो राइट हैंड पार्ट आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये x d phi होगा वो dl sin थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पे जो dl sin थीटा है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जिससे x d phi से। तो देखिए हम रिप्लेस करते हैं जब, तो इसके बाद क्या मिलता है आपको, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ d phi। एक एक्स यहां से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I अपॉन एक्स और ये d phi। अब आपके पास ये जो x है इसको हटाना होगा क्योंकि फंक्शन को डिफाइन में दिखाना है। तो इस हिसाब से ये x को जो हम गायब करेंगे तो कैसे गायब करेंगे, ट्रायंगल EPQ, इन ट्रायंगल EPQ जब ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो जाएगा cos ऑफ फाई इज इक्वल टू बेस, दैट मींस r अपॉन x। सो x इज इक्वल टू r अपॉन cos फाई। इसका मतलब इस x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, r अपॉन cos फाई रखेंगे। सो dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I अपॉन r इंटू cos फाई और ये हो जाएगा आपका d फाई। इस x के स्थान में मैंने रखा है r अपॉन cos फाई, आप नीचे आ जाएगा और cos फाई आपका न्यूमरेटर चला जाएगा। म्यू 0/4 पाई आपका कांस्टेंट ऑलरेडी है ही है, I जो कि चेंज हो नहीं रही है पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, R जो है वो गिवन डिस्टेंस फिक्स ले रखी है। तो जो भी चेंजमेंट है वो एंगल का है क्योंकि ये पॉइंट P जो हमारा होगा वो वेरिएट करेगा, ऊपर नीचे इधर 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 कहीं भी हो सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पे केवल cos फाई और d फाई को ही दिखाएंगे इंटीग्रेशन, बाकी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एक प्रकार से। अब अतः तार CD के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, पूरा तार है CD, इसके द्वारा हम पॉइंट B में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो B इज इक्वल टू लिमिट लगाना होगा
-φ1 φ2 क्यों हमारा लोअर पार्ट है ये नेगेटिव होगा और अपर पार्ट है कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। तो ये होगा आपका μ0 अपान 4 पाई I अपान r cos फाई d फाई। अब क्या करिए इसमें से μ0 अपान 4 पाई I बाई r को बाहर ले लीजिए आप। तो यहां पे b इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I बाई r मैंने कॉमन ले लिया है और इंटीग्रेशन यहां -φ1 टू φ2 और ये हो जाएगा आपका cos फाई और ये हो जाएगा आपका d फाई। थोड़ा समझ लेंगे। अब इसके बाद देखिए जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो b इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई तो यह चीज रहेगा और I अपान r cos फाई का हो जाएगा आपका sin फाई और ये लिमिट लगा देंगे यहाँ पे -φ1 टू φ2 ये लिमिट लगा देंगे। ठीक है तो इसको आगे यहां देख लेंगे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वहां पर थोड़ा क्लियर रहेगा इधर। So b is equal to μ0 अपान 4 पाई I बाई r। जब यहां पर लिमिट लगाएंगे तो ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। तो जहां फाई है वहां पहले φ2 रखेंगे फिर उसके बाद -φ रखेंगे। तो यहां पर होगा साइन ऑफ φ2 माइनस साइन ऑफ -φ1। क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है इसलिए b बराबर μ0 अपान 4 पाई I बाई r साइन φ2 प्लस साइन φ1। अब इसको सिस्टमाइज कर लेते हैं इसको पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई I बाई r साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये जो रिजल्ट आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके द्वारा हम स्ट्रेट वायर यानी फाइनाइट लेंथ के द्वारा फाइनाइट लेंथ जो हमारी होगी निश्चित लंबाई होगी उसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो कैसे जैसे कि आपको स्क्वायर दिया होगा स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती फाइनाइट डिस्टेंस की होती हैं उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो आप इसके द्वारा। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है उसके द्वारा निकाल सकते हो आप। अगर कोई पॉलीगन दिया हुआ है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आप इसी मेथड यानी इसी फार्मूले को यूज करते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज आप समझेंगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस इसकी हैं इस फार्मूले की। जो कंडीशंस हैं नंबर 1 थिंग ये है कि अगर जो वायर हमारा है अगर वो अनंत लंबाई का है इफ वायर हैज इनफाइनाइट लेंथ अगर जो वायर हमारा है वो अनंत लंबाई का है इन दैट केस φ1 एंड φ2 बोथ बिकम्स 90 डिग्री दोनों कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। ऑन प्लेसिंग φ1 एंड φ2 90 डिग्री you got what it that is b is equal to μ0 upon 4 pi I by r sin 90 and sin 90 sin 90 you know that is 1 so here μ0 upon 4 pi I by r 1 plus 1 μ0 upon 4 pi into I by r into 2। आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हो या अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो μ0 upon 2 pi I by r। इसके लिए हमने इसलिए आपको बोला क्योंकि यहाँ पर क्या है μ0 upon 4 pi की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है 10 to power -7 मगर कोई जरूरी नहीं है आप इस μ0 upon 2 pi लिख सकते हो। तो μ0 2 pi क्या करना केवल 2 into 10 to power -7 करना पड़ेगा। सो यू हैव द फार्मूला आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया ये किसके द्वारा अनंत लंबाई के द्वारा आया। अब इसमें से एक चीज और आती है कि अगर हम पॉइंट जो P दिया है वो वायर के किसी एक एंड की तरफ ले लेते हैं यदि बिंदु P तार के एक सिरे की ओर हो सिरे की ओर हो माना कि यह
बिंदु डी की ओर है। अगर डी की ओर होगा तो इसका मतलब जो φ2 हो गया वो आपका पहले 90 डिग्री हो, सॉरी 0 डिग्री हो गया आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। जब φ2 0 हो गया तो φ1 आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब इसमें जो वैल्यू प्लेस करेंगे तो b इक्वल टू μ0/4 पाई आई बाई आर साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0। तो ये आपको फॉर्मूला मिला μ0/4 पाई आई अपान आर। इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे बेस भी कभी कभी न्यूमेरिकल दे देते हैं। अब बात आती है कि जो वायर हमारा था इसके द्वारा हमने केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, यानी परिमाण पता किया है कि इस पॉइंट पी पे हम इस वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट। मगर आपको ये नहीं पता है उस मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसको समझना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं और मैक्सवेल स्क्रू लॉ भी यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग आपको जो थंब है, ये आपका राइट हैंड पाम है, तो इसमें जो थंब आपका होगा इसको रखना है करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां जो आपकी फैली हुई हैं इनको करना है उस पॉइंट पी की ओर, यानी उस पॉइंट की ओर करना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से फिगर को अगर देखें तो मैंने करंट अप साइड दिखाई है, तो अंगूठे को हम करंट डायरेक्शन करेंगे इस तरह से, और जो उंगलियां होंगी वो हम पॉइंट पी की ओर इंडिकेट करेंगे। तो ये जो सरफेस आपका पॉम है ये जिस डायरेक्शन में होगा, यानी ये जो पॉम हमारी है वो इनसाइड है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जिससे यहाँ बोर्ड दिखाया है, तो बोर्ड की तल के लंबवत अंदर तरफ होगा, इनसाइड। आपके पास कॉपी होगी, उस कॉपी में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन कागज की तल के लंबवत इनसाइड होगी। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। अब अगर आपको यहां दिखाना होता इस साइड में, यानी पॉइंट कोई पी जरूरी तो है नहीं इधर हो, आपका पॉइंट इधर भी हो सकता था, आप मैग्नेटिक फील्ड इधर ही फाइंड आउट करेंगे। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इस साइड कहीं भी निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा। और ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डॉट साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर इस वायर के द्वारा ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर इधर निकालेंगे तब भी इधर होगा, इधर निकालेंगे इधर भी होगा, इधर निकाले इधर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपने डिस्टेंस फिक्स कर दी है तो इस वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, यानी वृत्तीय रूप में होगा। और उस वृत्तीय रूप में अगर आपने डिस्टेंस फिक्स करके हमारे ये डिस्टेंस ले लिया आपने, तो उसका सेंटर कहां होगा, यहां होगा वृत्त का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां यहां इतने पॉइंट हमारे होंगे, सभी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड में एक जैसा होगा, यानी परिमाण में एक जैसा होगा। मगर अगर हम किसी पॉइंट पे किसी पट्टी यहां पे निकालना चाहते हैं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। यहां जब निकालेंगे तो कैसा होगा, टेंजेंशियल इस तरह से होगा। अगर हम डिस्टेंस चेंज कर देते हैं तो फिर इस तरह से मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका जो रूप होगा वो संकेंद्री वृत्तों के रूप में होगा। इसकी और भी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।